अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक यंगस्टर पर्सनालिटी जिसका काम करने का एक खूबसूरत अंदाज़ है। कोडेजी इलाके की एक फेमस शख्सियत MPA बैरिस्टर हालार मंजूर खान वसान साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम करेंगे उससे गुफ्तगू कुछ करंट इशूज़ पर और उसके प्रोफाइल पर कि वो अपनी लाइफ कैसे सर्व कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि हर शख्स का एक ख़ानदानी जो है वो एक प्रोफाइल होता है, ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है। तो हमारे नाजरीन पहले आपका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो थोड़ा सुनना चाहते हैं। जी मेरे वालिद साहब मोहतरम मंजूर हुसैन वसान साहब हैं। जी। उन्होंने 1973 में अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। उसके बाद 1987 में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जी सूबा सिंध मुकर्रर किए गए थे बेनज़ीर साहिबा की तरफ से। 1988 में उन्होंने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। मंजूर वसान साहब फिर MPA भी मुंतखब हुए थे, फिर वो एडवाइज़र भी बने थे 1988 में प्रिजन के और यूथ के और फॉरेस्ट के। 1990 में वालिद साहब दोबारा MPA मुंतखब हुए। जी 1993 में मंजूर वसान साहब MNA की सीट पे इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। MNA थी तब किंगरी का हल्का और खैरपुर का हल्का, तो गौसली शाह साहब को हराया था। अच्छा। और फिर वालिद साहब स्टेट मिनिस्टर बने थे पानी एंड बिजली के वफाक के बेनज़ीर साहिबा ने उनको मुकर्रर किया था। 1997 में पीपल्स पार्टी खैरपुर ज़िले से काफ़ी सीटें हार गई थी, पर हम वाहिद सीट अपनी कोडेजी जीते थे। अच्छा। और वालिद साहब दोबारा MPA हुए, 2002 में दोबारा MNA हुए, 2008 में MPA से इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उनको पहले वर्क्स एंड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस की मिनिस्ट्री दी गई, उसके बाद होम मिनिस्ट्री मिली, फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ मिली जैसे जेल हो गया, माइंस एंड मिनरल्स हो गया, एंटी करप्शन हो गया, फूड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, अब एग्रीकल्चर के वो एडवाइज़र हैं टू CM। तो ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। और मेरे जो अंकल थे रहीम बख्श वसान साहब, वो UC चेयरमैन भी रह चुके हैं 1965 में। और हमारी फैमिली बस यही है, आवाम की खिदमत में। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि एक यंगस्टर जो पर्सनालिटी होती है और वो शख्सियत भी हो, अल्लाह का उसे दिया बहुत कुछ भी हो, जाहिर सी बात है हर किसी का अपना ज़हन होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं। आपने अपने ख्वाब, अपना लक्ष्य पॉलिटिक्स को ही चूज़ किया, इसकी क्या वजूहत थी? सर देखें, मेरी बचपन में यही कोशिश थी कि जब मैं देखता था लोगों को किसी उम्मीद से, किसी आसरे से मिलने आते थे। जी। और खुश होता था जब उनके काम होते थे, दुख होता था, तकलीफ़ होती थी जब उनके काम नहीं होते थे। हाँ। तो मेरा ये स्टार्टिंग में ये था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मौका मिला, तो लोगों की जितनी हेल्प कर सकूँगा वो करूँगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, इज़्ज़त दी है, तो वो उसी काम में जारी हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितना हो सकेगा फ्यूचर में आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा सर, पॉलिटिक्स या सियासत, वो एक इंग्लिश का वर्ड है, एक उर्दू का वर्ड है। रियल इसकी जो माना है और रियल इसका जो मकसद है वो क्या है? क्योंकि अब आज ये मशहूर होता है कि हम किसी भी दोस्त से मिलते हैं तो वो कहता है कि भाई आप मेरे साथ सियासत कर रहे हो। कहने का मकसद ये है कि आप धोखा दे रहे हो, आप मेरे पास दगाबाजी कर रहे हो। आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या सियासत आज की यही बन गई है जो लोग कहते हैं? मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स को थोड़ा गलत मायना में लिया जा रहा है यहाँ पे। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर सियासतदान एक जैसा हो। आप देखते हैं कि
जब पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप आवाम के पास जाते हैं, वहाँ उनके कुछ काम करेंगे, फिर आपको वो वोट देंगे, फिर आप पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर आप उनकी आवाज़ बनेंगे, फिर उसके बाद आपको दोबारा मुंतखब करेंगे। और यही सिलसिला 1988 से हमारी फैमिली के साथ है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है अनडिफिटेड रहे हैं, 8 इलेक्शंस अनडिफिटेड रहे हैं। और लोगों की ये मेहरबानी है क्योंकि हमारा भी साथ उनके साथ बरकरार रहता है। ना हम किसी को कभी डांटते हैं, ना हम किसी को कुछ बुरा भला कहते हैं। हमेशा प्यार मोहब्बत वाला जो लहजा है वही सबसे बात करते हैं। तो लोगों का भी हम पर यकीन है, उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है कि यार ये फैमिली वही है जो अमीरों को भी साथ बिठाती है, गरीबों को भी साथ बिठाती है। तो हमारा मैसेज क्लियर है कि दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है जी, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, क्या पीपल्स पार्टी ने हमारे पाकिस्तान में वो काम किया है जो उसे करना चाहिए, और फ्लड में जो पार्टी का एक्ट था वो कितनी हद तक बेहतर था? देखिए, मैं आपका सवाल 2 चीज़ों पे है। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है जो करना चाहिए था। मैं समझता हूँ, देखें हेल्थ सेक्टर आपके सामने है, NICVD हॉस्पिटल्स आप देख लें, SIUTs देख लें। अभी ट्यूसडे को बिलावल साहब दोबारा सर आ रहे हैं, इनोग्रेट कर रहे हैं SIUT का। तो हमारा यही था कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जितना एजुकेशन के लिहाज से तालीम हो, तो इसी सिलसिले में गेम्स हॉस्पिटल का एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिलावल साहब ने काफ़ी जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको सख्ती से हिदायत की थी कि आप अपने इलाके में काम करें। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंट एग्जांपल भी दी थी कि 1122 अभी यहाँ पे इनोग्रेट करने वाले हैं हम जल्द यहाँ पे। तो वो हर पार्लियामेंटेरियंस पे है कि वो कितना काम करता है। तो जो फ्लड्स आए थे उसी में भी हमारी फैमिली ने, वालिद साहब ने, मैंने, हम साथ बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा दिया था, लोगों के साथ मुश्किल वक्त में साथ थे। और वैसे भी काम के हिसाब से चाहे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर हो, लाइब्रेरीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम आवाम के साथ ही हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक MPA का जो रियल किरदार हो वो अपने पब्लिक के साथ कैसा होना चाहिए, और MPA का जो एक्ट हो और उसके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए, ज़िम्मेदारी तो ये है कि आप असेंबली में जाएं, आवाज़ उठाएं, अपने जो भी इलाका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो इशू अराइज़ हो रहे हैं वहाँ उनकी बात करें, कहीं जुल्म हो रहा है वहाँ उनकी बात करें। और MPA की जो ज़िम्मेदारी ये भी है कि लोगों से सही तरीके से मिलना, उनके इश्यूज़ सुनना, उनको एड्रेस करना और उनके मुश्किल वक्त में काम आना। और ऑब्वियसली कोई अगर डेवलपमेंट एंड जॉब सेक्टर में कोई काम है तो वो उनके हल कराना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सबकी हेल्प करें। अच्छा सर, शायद शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्ताद इमामदीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ अतीक रहमान मेकर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। ASP दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया,
पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए? वो मुश्किल ही होती है, ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था, लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यकीन पर्सनालिटी, एमपीए बैरिस्टर हालार मंजूर वसान आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जिक्र हो रहा है पीपल्स पार्टी का और आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को किस हद तक और किस लेवल तक संभाला है? देखिए, मैं समझता हूँ बेनज़ीर साहिबा की जो शहादत हुई थी 2007 में 27 दिसंबर को, वो एक सानिया था, वो अचानक हो गई, सडन हो गई। तो एक पार्टी को संभालने वाली शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब ही थे। उन्होंने बिलाल साहब को बिठा के कहा था कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, मुफाहमत की सियासत की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो पार्टी को लेके गए, 2008 में जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई थी, उससे ज़्यादा सीटें हमने 2013 और 18 के इलेक्शंस में ली। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंध की परफॉर्मेंस कितनी है। अभी भी जो कुछ अरकान जीडीए से छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, ये मुँह बोलता सबूत है कि आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में लोग एतमाद करते हैं। और अच्छी बात है, इंशाअल्लाह 2023 या 24 में जब भी इलेक्शंस होंगी तो पीपल्स पार्टी और मुतहरिक नज़र आएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि सेफ हैंड्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की होने की वजह से। अच्छा सर, मोहतरमा की शहादत का जब आपको पता चला तो उसी टाइम आपकी कैफियत क्या थी? क्योंकि मैं एक जो है ना पिक देख रहा हूँ जिसमें आप मोहतरमा साहबा के गोद में बैठे हैं। ये आपके लिए बड़ा एजाज़ है कि वर्ल्ड फेमस शख्सियत आपको इतना प्यार दे रही है, तो क्योंकि वो भी ऐसा साथ के लम्हात आपके सामने होंगे, तो उसी टाइम आपकी कैफियत क्या थी? देखें, 2007 में मेरी एज थी तकरीबन 13 ईयर्स, 13 साल का मैं था। और बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई थी, ये एक्चुअली जो पिक्चर आपने देखी है हमारे गांव आई थी 1998 में। मेरे अंकल थे रहीम बख्श वसान साहब, उनकी ताज़ियत पे आई थी, तो उन्होंने मुझे गोद पे बेनज़ीर साहिबा ने उठाया। आई एम द लकीस्ट पर्सन। और ऑब्वियसली जब मुझे पता चला तो इतना तो आइडिया था कि एक एक्स प्रीमियर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की और मुसलमान उम्मा की फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको शहीद कत्ल कर दिया गया है। तो बहुत एक रो भी रहे थे, दुख भी हो रहा था, परेशानी भी हो रही थी कि अब कैसे होगा, पीपल्स पार्टी कैसे संभलेगी। बट थैंक्स टू आसिफ अली जरदारी साहब एंड बिलावल साहब, जिस तरीके से उन्होंने कैरी आउट किया है पार्टी को, जिस तरीके से संभाला है। ऑब्वियसली कैफियत तो उस वक्त बहुत था, रो भी रहे थे, दुख भी हो रहा था, बट एक ये भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इस पार्टी को हम आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा सर, एक गरीब आवाम की उम्मीद आपके ऊपर होती हैं और आपकी उम्मीदों के किरण बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, तो आप क्या समझती हैं कि इन गरीबों की उम्मीदों और आपकी उम्मीदों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितना पूरा उतरेंगे? क्या वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर सकेंगे? मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि मोहतरमा साहबा के वो बेटे हैं और उनकी लेगेसी पे कंटिन्यू करके वो अपना काम करेंगे। मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं बिलावल साहब से, वो पूछते हैं, मेरी अपनी तहसील कोटी जी का, तालके खैरपुर का पूछते हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे लीडर्स होने चाहिए जिनको पता हो
कि कितने सीट्स हम जीतते हैं, कितने कौन सीनियर लोग हैं पार्टी में, फिर उनसे पूछना आप खैर आफियत से हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिलावल साहब की वही थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है। अभी हमने तंजीम साजी भी मुकम्मल कर ली है और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगा तो बिलावल साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और वही जिस तरीके से हमने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज़ एक हमने इनिशिएटिव लिया था, जहाँ पे लोगों को हम घर सनदें दे रहे थे, लैंड टाइटल्स की ओनरशिप दे रहे थे, ये बिलावल साहब के ही कारनामे की वजह से, क्योंकि उनका एक आइडिया था और दिया हमने लेडीज़ को है। तो होपफुली उनकी अच्छी स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को चलाया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को निकालवाया गया है, वो बिलावल साहब के अच्छे इक़दामात हैं और तारीफ़ के लायक हैं। और होपफुली जैसे ही बिलावल साहब अज्यूम चार्ज करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो अच्छे काम करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि गरीब आवाम की थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि फ्लड के दौरान उनका सब कुछ चला गया जी। 78 लोगों के घर भी चले गए, उनकी सर्वे भी हुई, पहली सर्वे हुई, दूसरी सर्वे हुई और उनको उन सर्वे के पेमेंट भी नहीं मिली है, क्योंकि इतनी हद तक हमारे पाकिस्तान को बाहर मुल्कों से फ़ंड मिला था कि अगर उसी टाइम उन लोगों को ये दिए जाते तो इस चीज़ को डिले करने की वजूहत क्या है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। 3 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने 3 इक़दामात लिए हैं जब से ये फ्लड्स आए। पहला काम सिंध हुकूमत ने जो किया था, एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स थे हमारे पास पर एकड़ के हिसाब से 5000 सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिए। उसके वज़ीर मोहतरम मंजूर वसान साहब भी हैं। तो पहला फेज़ ये था कि 1 एकड़ से 12.5 एकड़ से जिसकी ज़मीन है उनको 5000 पर एकड़, फिर जो 12.5 से 25 एकड़ तक जिनकी ज़मीन है उनको 5000 पर एकड़, और जो तीसरा लास्ट फेज़ है किसी की भी ज़मीन हो 1 एकड़ से 12.5 एकड़ उनको 60,000 मिलेंगे, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 12 एकड़ हो। ठीक है। दूसरा काम सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि अभी 3-4 दिन पहले तकरीब थी सचल ऑडिटोरियम में, जिसमें मैं भी था, कामली शाह साहब भी साथ थे, तो हमने सनदें डिस्ट्रीब्यूट की लैंड टाइटल्स। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें 75,000 इनको मिल चुके हैं। जो पहली इंस्टॉलमेंट है 75,000 वो मिल चुके हैं काफ़ी लोगों को। टोटल 3 लाख मिलेंगे और 4 किस्तें हैं इनकी अक़साम में वो करेंगे और 75,000 मिल चुके हैं। और मैं समझता हूँ तीसरा काम सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है कि जिनकी डेथ हुई है, जिनकी वफ़ात हुई है फ्लड्स में, उनको 10 लाख का चेक्स दिया जा रहा है, जो हमारी तहसील में 20 लोगों को हमने फराहम किया है। तो अच्छे इक़दाम हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो सिंध की पॉपुलेशन है वो अराउंड बहुत ज़्यादा है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा है सिंध की आबादी। तो हर किसी को पहुंचना, वहाँ पे पहुंचाना, सामान पहुंचाना, काफ़ी टीम्स आई थी, नेवी ने भी रेस्क्यू किया था, आर्मी ने भी रेस्क्यू किया था फ्लड्स के टाइम में, हर घर पहुंचाना, फिर उनकी वेरिफिकेशन होना नादरा के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट आप यकीन रखें ये पीपल्स पार्टी के जो भी 3 जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, एग्रीकल्चर का तो हमने तकरीबन कर लिया है, सनदें भी उस दिन दी, बाकी हमारे खैरपुर ज़िले में अराउंड 2,29,000 हैं जिनको गवर्नमेंट टाइटल्स भी दे रहे हैं लैंड, और 3 लाख भी देंगे जिसमें से 75,000 मिल चुके हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एक चीज़ पर कोई भी नज़र नहीं डाल रहा, हर किसी को अपने ख्वाब, अपने लक्ष्य की तरफ रवां धवां है। कोई चेयरमैन है तो वो आगे बढ़ना चाहता है, कोई MP है तो MNA बनना चाहता है, कोई वज़ीर आला है तो वज़ीर आज़म बनना चाहता है। एक चीज़ वो जिस पर कोई भी नज़र नहीं डाल रहा, अगर हम उस चीज़ पे नज़र डालें तो यकीन करें तो यहाँ भी उसे बहुत कुछ मिलेगा और ऊपर भी उसे बहुत कुछ मिलेगा। वो है हमारे गरीबों की आवाम की मैशत जो ज़ीरो लेवल पे जाके गिर गई है। एक गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, जो हमारे साथ हमारे मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है। और लास्ट में ये जो पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा देना, ये भी उनके ऊपर बहुत सा ऐसे समझो कि बर्डन है कि वो भी नहीं कर सकते। तो क्या इस चीज़ पर निशानदेही क्यों नहीं हो रही, इस चीज़ को कम क्यों नहीं किया जा रहा? अगर इसी चीज़ को कम कर दे तो ये गरीब आसान से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थोड़ा इस बारे में आप मुझे बताएंगे कि क्या ये चीज़ कंट्रोल में होगी और हमारी मईशत जो ज़ीरो लेवल पर गिर चुकी है उसका ज़िम्मेवार कौन है?
क्या सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट? देखिए 2008 से अगर हम शुरू करें, 2008 से 13 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तब आप देखें डॉलर कहाँ था, कब पेट्रोल प्राइसेस के रेट्स क्या थे। फिर नून लीग ने हुकूमत को संभाला, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, रेट्स बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गई। फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई, फिर और रेट्स बढ़ गए। हमें देखना चाहिए कि हमारा जो आईएमएफ का जो डील एग्रीमेंट है, जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जाने वाले थे, बच गए वहाँ से, तो वो कितना डेफिसिट में है। हमारी जो ट्रेड है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है हमारा। इसी तरीके से जब हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है, अभी जो खजूर का नुकसान हुआ लास्ट ईयर, फिर टोमेटोज़ भी हम इंपोर्ट करते थे इंडिया से कुछ टाइम पहले, तो हम अपने यहाँ पे जो लोग हैं उनको हम इतना एम्पावर नहीं कर पाए कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान हो हमारा। फिर इन्फ्लेशन देख लें, और फिर उसके बाद जो हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज रेट है वो देख लें कि लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है बिज़नेस पे, हुकूमत पे। वो स्टॉक एक्सचेंज रेट ही नीचे गिर रहा है आपका। फिर आप बात करते हैं पेट्रोल की। ऑब्वियसली जब डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो आवाम तो परेशान है। आवाम को तो चाहिए कि मैजिक फिगर हो कि भाई 272 का क्यों है, 200 का होना चाहिए। आवाम को तो ये पता ही नहीं है कि हमारे जो आईएमएफ के साथ इनकी जो डील एग्रीमेंट हुई है वो कैसे हुई है, किस शर्तों पे हुई है, वो तो उनको पता ही नहीं है। जैसे बजट अभी जो हुआ है उस पर क्या क्या है, कहाँ से इतना बजट आया, कैसे आया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम को एतमाद में लाना, क्योंकि देखें जब तक आवाम को पता नहीं होगा कि हम क्यों ये भुगत रहे हैं इतनी प्राइसेस एंड ऑल दिस, तो ये जो इशू है ये परसिस्ट रहेगा, ये फ्यूचर में भी रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो ज़िम्मेदारी वफाक की बनती है ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइसेस वो डिटरमाइन करते हैं, बजट वो बनाते हैं हर चीज़। सिंध जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंश्योर कर सकती है कि जो वफाक की बनाई हुई रिपोर्ट है हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। बाकी वफाक का ये सारा है प्रॉब्लम। अच्छा, थैंक यू सर। हम और वक्त एक दौर से बंधे हुए हैं, हम वक्त से आगे नहीं चल सकते, हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करूंगा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, आप शख्स नहीं शख्सियत हैं, तो आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश होगी जो अभी तक पूरी ना हुई हो और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे ना ये चीज़ अता कर दें, क्योंकि हर शख्स की कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होती है वो जिसके लिए स्ट्रगल करता है, देखिए ना। अच्छा, मुझसे किसी ने 15 साल पहले पूछा था, जब मैं पाक तुर्क में पढ़ता था 2007 में, आपकी कौन सी ख्वाहिश है। मैंने कहा शायद वो पूरी हो या ना पूरी हो, बट अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। वो है कि जब भी मौका मिला सऊदी अरब में अल्लाह ताला के घर के अंदर जाना, वो मेरी ख्वाहिश है। अगर वो अल्लाह ताला को मंजूर हुई तो कभी किस्मत में आएगी, नहीं तो बस। अच्छा सर, अच्छा आपने अपनी लाइफ सर्व की है इन गरीब लोगों के लिए। बहुत सारे कभी कभी ऐसे मसले इंसान के साथ आ जाते हैं कि देखें ना, इंसान के अंदर एक जज्बा भी होता है, रूह का जज्बा भी होता है, भले अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया हो, लेकिन ऐसी सामने चीज़ें आ जाती हैं कि कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है और वो दुख अपने अंदर साम लेता है। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा दुख जो आप आज तक भूल ना पाए? मेरे ख्याल से दुख वही था जो अंकल, मेरे 3 अंकल थे, बल्कि अभी तो चौथे अंकल की लास्ट ईयर डेथ हुई थी। 4 अंकल्स थे, उनका जाना क्योंकि मेरी सबसे अटैचमेंट थी। तो बाबा रहीम बख्श हों, चाचा जवार हों, चाचा नादर हों, चाचा रबरिन हों, चारों अंकल्स मेरे साथ बहुत क्लोज थे। वो अपने बेटों की तरह मुझे ट्रीट करते थे। तो उनके जाना बहुत दुख हुआ मुझे उस टाइम। 2005 की तो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन थी और मेरे अंकल की उसी दिन डेथ हो गई, तो हमने किसी को बताया नहीं था। अच्छा, हमने किसी को बताया नहीं था। हम कमरे में तो रो रहे थे, बट लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ है, इंतकाल क्यों हुआ है। अगले दिन ये 25 अगस्त को डेथ हुई थी, 26 अगस्त को इलेक्शन थी। तो हमने कहा अगर बता देंगे तो फिर लोगों का टेम्परामेंट ख़राब हो जाएगा। तो इलेक्शन जीत गए, पूरे सखर डिवीज़न में हमने अपनी तहसील जीती 2005 मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, फिर हमने लोगों को बताया कि इंतकाल हुआ है।
तो बस इनका जाना बहुत दुख होता है। अच्छा सर, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, क्योंकि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें एमपी के लिए। अगर आप जीत गए तो यहाँ की आवाम के लिए कौन सी सहूलियात करेंगे, और आप क्या जो भी ये खिदमत कर रहे हैं आप अंदर से कितना मुतमईन हैं कि भाई अल्लाह ने मेरे ऊपर जो ज़िम्मेवारी रखी है वो मैंने ईमानदारी से की है, वो थोड़ा मुझे। देखिए, हर किसी को जाना होता है कब्र में। जी। और ऑब्वियसली एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक बादशाह था। एक बादशाह ने कहा किसी को, आप एक दिन मेरी कब्र में जाएं, मैं आपको अपनी दौलत दे देता हूँ। वो गया, वहाँ पे इतने सवालात पूछे गए, वो भाग के आ गया। उसने कहा कि मैं नहीं भाई, आप खुद ही जाओ। तो हर किसी को अल्लाह की तरफ जाना है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितने आवाम के मसले हों, किसी को दुख ना पहुँचाऊँ, किसी को तकलीफ़ ना दूँ, हर किसी से इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से बात करूँ और हर किसी के काम आऊँ। तो ये मेरी जो जुस्तजू है इस पर मैं कायम हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के साथ से, लोगों की मोहब्बत से इसको कायम दायम रखेंगे। थैंक यू सर। यकीन माने बहुत समझ आ रहा था आपके साथ, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। नाज़रीन, क्या करें, हमें जो वक्त दिया गया उसमें जो भी सवाल थे, करंट इश्यूज़ थे या अवामी मसले मसाइल थे, हमने अपने दिल की तरफ से वो क्वेश्चन सर से किए और बेहतरीन हमें रिस्पांस मिला। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ और खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पे हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।